कैसे बच्चा लोग, पहले टॉपिक से हटके ये बॉटल क्या लिविंग है? क्या ये बॉटल लिविंग है? अच्छा नहीं है। कैसे पता चला? हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बता सकते हो? तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या चीजें जरूरी है कि अपन लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सके। अच्छा, तो लिविंग चीज मूव करनी चाहिए, है ना? लिविंग चीज हमारी तरह बोलनी चाहिए, लिविंग चीज हमारी तरह ब्लिंक करनी चाहिए, करेक्ट? तो मुझे बताओ, क्या ये प्लांट लिविंग है ना? बचपन से पढ़ते आ रहे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड फ्यू बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरी है कि वो मूव करे? क्या ये प्लांट मूव कर रहा है? क्या ये प्लांट हमारी तरह आइस ब्लिंक कर रहा है? जी नहीं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चार मेन फैक्टर होने जरूरी है, जो इस चैप्टर में अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, कैसी है गर्मी? गर्मी तो चलती रहेगी, हमें एग्जाम्स की तैयारी तो करनी है ना। सो वेलकम टू लर्न एट स्कॉलर। टुडे जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर में अपन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और एट द एंड इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका एक शॉर्ट समरी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अपन डिफरेंशिएट कैसे कर रहे इस बॉटल में और ये प्लांट में, कि प्लांट लिविंग कैसे हो गया? तो हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि भाई प्लांट खुद का खाना खुद बनाता है, प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट रेस्पायर कर रहा है, प्लांट न्यूट्रिशन लेता है, प्लांट में सर्कुलेशन होता है, प्लांट के सरफेस से एक्सेस पानी निकलता है। ये सारे टर्म्स अपन पढ़ते आ रहे हैं। प्लांट के अंदर ये सारे मूवमेंट हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जबकि इस बेचारे बॉटल के में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? सिंपल भाषा में बोले, अ प्रोसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर है, उसी को बोला जाता है बेटा लाइफ प्रोसेस, जो कि चार पार्ट्स में डिवाइडेड है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। रिपीट करेंगे अपन, कौन से चार हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। अब इन सबका थोड़ा अगर इंट्रो दूं, तो न्यूट्रिशन मतलब क्या बेटा? कि जब भी आप कोई भी चीज खा रहे हो, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स की वजह से तो आपके अंदर एनर्जी आ रही है, तभी तो बाकी के लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं। तो रेस्पिरेशन से आप ब्रीथ कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सर्कुलेशन से आपकी बॉडी में या प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो रहा है। और एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। सो ये चार टोटल हमारे लाइफ प्रोसेस है। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम देख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन क्या? मूवमेंट करता है। प्लांट मूव नहीं कर रहा बेटा, पर प्लांट में भी तो ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, प्लांट में सर्कुलेशन हो रहा है। तो हर ऑर्गेनिज्म जिसमें ये चार प्रोसेस होती है, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इज कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। And the process which is essential for a living organism to survive is known as life process. इधर तक क्लियर हुआ बेटा? So organism exhibit various characteristics including movement, whether associated with growth or not. चाहे वो ग्रो करे या नहीं, उसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, तो वो लिविंग है बेटा, पहला फैक्टर। However, visible movement alone is not a definitive indicator of life. So ऑर्गेनिज्म मूव करे या ना मूव करे, वो एक डेफिनेटिव इंडिकेटर नहीं है। जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ये उसका साइन है कि एवरीडे प्लांट्स ग्रो अ बिट। उनके अंदर सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे, चाहे न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो या एक्सक्रीशन हो। सो फॉर एग्जांपल, प्लांट्स में ग्रो विदाउट एनी आउटवर्ड साइंस एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट शोइंग नोटिसेबल मोशन। एडिशनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कंसीडर होता है? 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे कि वायरस को जब एक होस्ट सेल मिलता है, यानी वायरस बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, जैसे उनको एक सेल मिलेगा तब वो इन्फेक्ट करेंगे और एक्टिव होंगे। इसीलिए वायरसेस आर नॉट कंसीडर एज लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड है बेटा। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या? हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक छोटे से सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम।
और उस ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेस भी हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं। यानी हमें न्यूट्रिशन अगर पढ़ना है तो हमें 3 न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, nutrition in unicellular organism and nutrition in human and animals. So coming on to our topic, living organism highly organized है। ये living organism tissues से बने हैं, सेल से बने हैं और सेलुलर ऑर्गेनल से बने हैं और इसी का मेंटेन रहे, रिस्टोर रहे फंक्शन। तो कैसे लाइफ प्रोसेस मेंटेन होता है उसकी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं एक छोटे से सेल से बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है बेटा? टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम, दैट इज ऑर्गन सिस्टम, और उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे सिंपल एक छोटा सा प्लांट का अगर सेल है, उसके सारे टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज से मिलके प्लांट का एक लीफ बना, उस लीफ से उसका पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ, उससे पूरा एक प्लांट बना। यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे द साइकिल गोस। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया बेटा, लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। So life process include all the essential maintenance activity that protects the body from damage and breakdown, such as nutrition जो हमारा पहला लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्योंकि बिना कुछ खाए पिए तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन, फिर इधर एक चीज है सर्कुलेशन या उसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोला जा सकता है, फिर है एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए कौन सी 4 चीजें रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो दिस प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स जो कि है फूड। तो न्यूट्रिशन के लिए क्या जरूरी है बेटा? फूड। अच्छा, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, हेल्दी खाओ तभी आप हेल्दी रहोगे और ग्रो कर पाओगे। सो बिकॉज लाइफ रिलाइज ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, सारे फूड का जो सोर्स है वो कार्बन रिच ही होता है। जितने फूड सोर्सेज है बेटा उसमें सब में ग्लूकोज का कुछ ना कुछ कंसिडरेशन रहता है। ग्लूकोज इज द मेन फैक्टर व्हिच प्रोवाइड्स अस एनर्जी और ये ग्लूकोज एक कार्बन डेरिवेटिव है। तो हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? हम जानते हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम। आज का होमवर्क है और 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और प्लांट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अमीबा में, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा पैरामीशियम। 2 आप लोगों का होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करके बताएं कि और कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंटायर सेल इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द एनवायरनमेंट। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है? तो एक ही सेल को सारा काम करना है, न्यूट्रिशन भी उसको करना है, रेस्पिरेशन भी उसको करना है, सर्कुलेशन भी उसको करना है और एक्सक्रीशन भी उसी को करना है। सो एक एंटायर सेल, एक एंटायर एंटिटी पूरा काम करती है। सो फंक्शंस लाइक न्यूट्रिएंट्स इनटेक, गैस का एक्सचेंज हो या वेस्ट रिमूवल हो, तीनों चीजें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही करनी है। सो हाउएवर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है। द की डिफरेंस क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल को पूरा काम करना है। मल्टीसेलुलर में क्या सबके अलग अलग सेक्शन है, भाई ये ऑर्गन ये काम करेगा, ये ऑर्गन ये काम करेगा, तो सारी चीजें सेग्रीगेटेड है। मोस्ट सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इसीलिए एज अ रिजल्ट सिंपल डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल सेल्स। सारे सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता, सारे सेल्स का मैकेनिज्म, फंक्शन, सारी चीजें अलग होती है। सो बेसिकली अगर डिफरेंस जाने तो एक छोटी सी कंपनी से अज्यूम करो, एक कंपनी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कंपनी की तरह है जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वर्क अलोकेट किया दिया है कि भाई ये पर्सन ये काम देखेगा, ये पर्सन ये काम देखेगा। एचआर डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, फिर वर्कर डिपार्टमेंट अलग, मैनेजिंग डिपार्टमेंट अलग। तो मल्टीसेलुलर में सारे ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस है, सारे सेल्स सेग्रीगेटेड है अपने अपने काम के लिए। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक बेचारा छोटा सा बिजनेसमैन है जो अपना पूरा कारोबार खुद ही संभाल रहा है, फाइनेंस भी वही देख रहा है, वर्किंग का भी वही कर रहा है और एक्स्ट्रा जो भी चीजें है एक अकेला वही पर्सन कर रहा है।
तो यूनिसेलर में एक ही सेल चारों प्रोसेस कर रहा है, तो इसीलिए उसी सेल से सारा काम होता है, उसी की सरफेस से न्यूट्रिशन लेना, उसी के सरफेस पे हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करना और सरफेस से गैसेस को एक्सचेंज करना और इंटरनली सारे सेल ऑर्गेनल्स तक ट्रांसपोर्ट करना, एक ही सेल पे डिपेंडेंट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनि और मल्टी में दोनों का फंक्शन अलग अलग है, एक के पास सिर्फ एक सेल है और एक के पास बहुत सारे सेल है। सिमिलरली टू एड्रेस दिस, these organisms have developed specialized structure to carry out essential function along with a transport system to deliver food and oxygen to cells and to carry waste product to the excretory organs। तो यूनिसेलर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूरा डेवलपमेंट पूरी तरीके से अलग है, ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन पूरी तरीके से अलग है, मल्टी सेलर का उससे बहुत ज्यादा एडवांस वेल डिफाइंड है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो बढ़ते हैं हमारे पहले लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। अब क्या जानते हो न्यूट्रिशन के बारे में बच्चा लोग? हम सबने सुना है हेल्दी खाओगे हेल्दी रहोगे ग्रो करोगे, एग्जैक्टली अच्छा खाओगे तो न्यूट्रिशन मिलेंगे। एक प्लांट को क्या चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा तभी ऑटोमेटिकली वो ग्रो कर पाएगा और सारे एसेंशियल प्रोसेसेस कर पाएगा। बिना न्यूट्रिशन के एनर्जी नहीं मिलेगी और आप ग्रो नहीं कर सकते। करेक्ट। सो फॉर न्यूट्रिशन इधर अपन ने ऑलरेडी डाइट चार्ट लगा के रखा है कि भाई जितनी चीजें हेल्दी खाओगे उतना आप लोग हेल्दी रहोगे। तो ये हमारा डाइट चार्ट है कि जितना हेल्दी खाओगे उतना हेल्दी रहोगे। पर न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जहां से हमें एनर्जी मिल रहा है और वो एनर्जी का सोर्स कौन है? फूड। So for all living organisms share a basic need for energy and materials. They fulfill this requirement through different methods. अब न्यूट्रिशन बेटे दो में डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो मतलब क्या? ऑटो वर्ड से समझ आता है खुद, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो ऑर्गेनिज्म किसी पे डिपेंड हो उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और इसी हेट्रोट्रॉफ्स के आगे तीन और पार्ट है, वो आप हम आगे की क्लास में आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या बेटा? सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रॉफ्स का प्लांट। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उनको खाली एक फैक्टर चाहिए जो कि है सन लाइट। वो लाइट एनर्जी से वो कन्वर्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये दो वर्ड्स को स्प्लिट करो बच्चा लोग, ऑटो और ट्रॉफिक। ऑटो मतलब खुद, जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाए। क्या आप खुद का खाना खुद बनाते हो? इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बेटा। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि प्लांट्स, भाई सनलाइट लिया सीधा खाना बना लिया, तो उसी ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है या ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब क्या? जो पानी वाले एरिया पे ग्रीन ग्रीन जम जाता है, जिसको हिंदी में काई बोलते हैं, तो उसे एल्गी बोला जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाए उनको बोला जाता है बेटा ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसीजर है जहां पे वो लोग फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना बनाते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? रट लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल। करेक्ट। ऐसी एक चीज हमारे पास नहीं है ना जिससे हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो खींचने वाला फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो मतलब लाइट है बेटा। इधर फोटो का टर्म होता है लाइट। ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसीजर जहां लाइट की मदद से एक प्लांट ग्रो करा, ये हालांकि डेजर्ट प्लांट है। ऐसा न्यूट्रिशन जहां लाइट की मदद से एक ऑर्गेनिज्म खुद का खाना सिंथेसाइज कर रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। और उसके लिए ऑर्गेनिज्म को कौन सी गैसेस की जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जरूरी नहीं है क्लोरोफिल ग्रीन कलर का हो, येलो और रेड पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, जो लाइट एनर्जी को खींचते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और आगे की न्यूट्रिशन की प्रोसेस खत्म करते हैं। तो आगे अपन देखेंगे। सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर किसमें कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में बेटा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज सुनते आ रहे हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6।
C6H12O6 ना याद रहे तो शॉर्ट फॉर्म है CHO। C भी 6, O भी 6, 6 और 6 12। तो इस तरीके से याद सकते हो C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, जो कि ग्रीन प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। अब इसकी इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग के लिए भी आती है, ऐसे भी पूछने के लिए आती है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो प्लांट बनाएगा क्या, ग्लूकोज, बिल्कुल सही। तो CO2 प्लस H2O, ये इसकी इक्वेशन है बेटा। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ऑलरेडी बता के रखा है ना फर्स्ट चैप्टर में, नहीं याद तो फिर से जाके पढ़ो। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएंगे, C6H12O6, जो कि क्या है हमारा ग्लूकोज, और क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन और वाटर। यानी ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, समझ आया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स glucose, that is C6H12 and O6 and releases oxygen and water, correct बेटा। so the carbohydrate produce, ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। ये क्या करता है, प्लांट को एनर्जी देता है। प्लांट को एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करने में मदद करता है, सो स्टार्च फॉर्म में स्टोर करता है। ये एमसीक्यू में आता है भाई, ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो प्लांट में वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, which acts as internal energy reserve। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी प्लांट में बेटा एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च, और ह्यूमंस में ग्लाइकोजन। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई प्लांट में स्टार्च और ह्यूमन में ग्लाइकोजन। सो अगर एक लीफ को, अभी अपन ने पढ़ा ना कि क्लोरोफिल होता है, तो कैसे दिखते हैं क्लोरोफिल। जब एक लीफ को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो एक के ऊपर एक बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं। वो लीफ में जो अरेंज सेल्स उन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट सेल्स, जो एक स्ट्रोमा में अरेंज है। सो व्हेन अ लीफ इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप, वो एक छोटे छोटे ग्रीन ग्रेन्यूल्स में स्टोर्ड है, और इसी पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। अब ये बोर्ड्स में बेटा 3 मार्क्स में आता है कि भाई हम समझ गए फोटोसिंथेसिस क्या है, हमें पूरा समझ आ गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ और वाटर एक्सेस ऑफ अमाउंट में निकल गया, ये हमें क्लियर है। पर बायोलॉजिकल टर्म में फोटोसिंथेसिस याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये 3 स्टेप है बेटा, ये 3 स्टेप याद रखो। सिंपल है, इस पौधे को अज्यूम करो, इसको मैंने लाइट एनर्जी में रखा, तो क्या होगा, सन सूरज भगवान की लाइट आई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्या था, क्लोरोफिल। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एंड फर्स्ट स्टेप याद हो गया बेटा कि भाई लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी पे। फिर इसके कारण क्या होता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, है ना। तो वाटर क्या हो जाता है बेटा, स्प्लिट हो जाता है, यानी H2O हमारा स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दूसरा स्टेप क्या है बेटा हमारा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water into hydrogen and oxygen, और reduction of carbon dioxide into carbohydrate। यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस में बन गया बेटा, ग्लूकोज में, करेक्ट। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो यही हमारा पूरा प्रोसीजर है। इधर तक क्लियर हुआ। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी,
कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये स्प्लिट होके क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहा है। समझ आया बेटा? सो ये हमारा पूरा सीक्वेंस है। सो दिस स्टेप डोंट नेसेसरली अकर इन अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस, पर हाँ प्लांट इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में एब्जॉर्ब करते हैं और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। और एसेंशियल चीजें क्या क्या है प्लांट्स के लिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, जो इनको रूट सोर्स से मिलता है। और क्या रिलीज करते हैं बेटा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। समझ आया? एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फिर क्या हुआ? पानी स्प्लिट हुआ, किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एग्जाम में आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन और ये इवेंट्स और ये हमारा प्यारा सा डायग्राम, ये बनाओगे तो 3 नंबर पूरे पक्के। अब जैसे कि हमने पढ़ा, ये सारी पीपीटी अपन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। अभी इस एक्सपेरिमेंट्स को भी अपन कवर करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट क्लासेस में। थोड़ा सा आउटलाइन दे देते कि प्लांट स्टार्च स्टोर करता है ना, कि भाई ग्लूकोज इंटरनली किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? स्टार्च। पर कैसे? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक पॉटेड प्लांट है, वेरीगेटेड प्लांट, मतलब कोई भी प्लांट जिसपे ऐसे सेरेशन है। ऐसे 2 प्लांट्स लिए बेटा अपन ने, उनमें क्या किया? डिस्चार्ज द प्लांट बाय प्लेसिंग इन अ डार्क रूम। इनको हमने क्या किया? 3 दिन डार्क रूम में रखा, यानी सनलाइट से कंप्लीटली दूर। प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स टू अलाउ फोटोसिंथेसिस टू अकर। प्लग वन वेरीगेटेड लीफ, एक लीफ को अपन ने निकाला। मार्क एंड ट्रेस द ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर में अपन ने देख लिया कि भाई कौन से एरियाज इनके ग्रीन है 3 दिन रखने के बाद। और जब हमने इनको थोड़ी देर के लिए बॉयल किया, अब इनको अपन ने अल्कोहल वाले बीकर में ट्रांसफर किया, तो हमें क्या देखने मिलेगा? आइए देखते हैं। जब हमने इनको अल्कोहल में बॉयल किया तो ये क्लोरोफिल रिमूव हो गया और अल्कोहल का कलर किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्रीन में। और इफ द लीफ इज वार्म वाटर टू सॉफ्टन इट, सोक द लीफ इन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। और जब अपन इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमें ब्लूइश कलर देखने मिलेगा, जो कंफर्म करता है कि लीफ के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर है? स्टार्च फॉर्म में स्टोर है। तो कंक्लूजन क्या है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ विच कंटेन क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। और क्लोरोफिल एक एसेंशियल एलिमेंट है जिससे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बिना क्लोरोफिल के बच्चा फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है? लीफ में गैसियस एक्सचेंज, अभी न्यूट्रिशन तो पढ़ा बेटा, अब लीफ में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्राइमरी थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या बेटा? लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे ओपनिंग है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। और ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो रेगुलेट करता है उसे बोला जाता है गार्ड सेल्स। सो गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैस एक्सचेंज प्लांट टेक्स प्राइमरी थ्रू द स्टोमेटा। इसके बारे में पूछा जाता है बेटा, विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बिना फोटोसिंथेसिस के गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। सो इट इज आल्सो occurred to some extent across the surface of stem, roots and leaves। तो छोटी छोटी ओपनिंग्स स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं, रूट्स में हेयर की मदद से गैसियस एक्सचेंज होते हैं, छोटे छोटे पोर्स ओपनिंग्स है। और ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो रेगुलेट करते हैं उन सेल्स को बोला जाता है बेटा गार्ड सेल्स। जैसे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा वो चेक करता है, वैसे ही प्लांट्स के लीफ पे छोटी छोटी ओपनिंग है जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, कि भाई कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी कौन सी चीज सेल के अंदर नहीं एक्सचेंज हो पाएगी। ये रहे ना किडनी शेप, और ये हमारे किडनी शेप या बीन शेप जो ऑर्गेनल्स है उन्हीं को स्टोमेटल पोर्स बोला जाता है। और इस ओपनिंग को गार्ड सेल्स भी बोला जाता है। ये ओपन स्टोमेटा है बेटा। कैसे? जब पानी या एक्सेस ऑफ मिनरल्स निकल जाते थे ये पोर ओपन अप हो जाते हैं, और यहाँ ये पोर क्या है बेटू? क्लोज्ड है।
जब वाटर इनटेक या मिनरल इनटेक हो जाता है तो ये क्लोज स्टोमेटा है। ओपन स्टोमेटा में ओपनिंग ओपन अप हो जाती है और क्लोज स्टोमेटा में ये क्लोज हो जाता है। और इस स्टोमेटा को ओपन और क्लोज जो रेगुलेट करते हैं वो कौन से सेल्स है? गार्ड सेल्स। तो शो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। पहले अपन ने क्लोरोफिल वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ ली बेटा। अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, कैसे पता चलेगा? दो प्लांट लेने बेटा, ये प्लांट्स को निकाल के अपने को ग्लास प्लेट्स में रखनी है। एक प्लेट, दोनों को अपने को ग्लास जार से कवर कर देना है। एक प्लेट में KOH सोल्यूशन डालना है, क्योंकि KOH की प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ले, सकअप कर ले। अब दोनों को जब अपन ने जार से कवर किया फॉर फ्यू डेज, सेट अप KOH इन अ वॉच ग्लास एंड कवर बोथ प्लांट्स। एक को KOH सोल्यूशन के साथ कवर किया और एक प्लांट KOH सोल्यूशन के बिना। कवर दोनों को किया है, पर एक में KOH सोल्यूशन है, एक में KOH सोल्यूशन ग्लास प्लेट में नहीं है। और नीचे वेस्लिन से एयरटाइट कर दिया कि जरा सी भी गैस अंदर एंट्रैप ना हो सके। अब प्लेस इन, अब इसको अपन ने 2 घंटे रखा है। अब अपन देखेंगे कि भाई सनलाइट में 2 घंटे रखेंगे। अब 2 घंटे बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। सो जब अपन इसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ इसकी लीव्स को निकाल के देखेंगे, तो जिस प्लांट में KOH सोल्यूशन नहीं था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, यानी उसमें स्टार्च स्टोर है। कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था। पर जिसमें अपन ने KOH डाला वो KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड आने ही नहीं दिया, प्लांट का लीफ ब्लू नहीं हुआ, यानी स्टार्च में वो कन्वर्ट नहीं हुआ। ब्लूइंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी एनर्जी नहीं बना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। यानी जिस प्लांट में आपने KOH डाला था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। ठीक है। अब किसी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए पहले 2 फैक्टर तो पता चल गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिया, क्लोरोफिल का देख लिया। अब बात करेंगे सनलाइट की। तो अब क्या करना है, 2 प्लांट ले लेना है, जैसा कि अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इधर थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कवर्ड पार्ट में, और ये तो पूरी एनर्जी आ रही है, सनलाइट मिल रहा है। So to show sunlight is essential for photosynthesis, keep a plant in the dark for 3 days to remove starch. 3 दिन, फिर से जूम करना है हमें प्लांट पे, 3 दिन डार्क रूम में रखना है। Cover part of leaf with black paper and place the plant in sunlight for 3 to 4 hours. अब 3 से 4 घंटे ब्लैक पेपर रख के इतने पार्ट को कवर करो। नीचे का प्लांट का पार्ट ब्लू हो जाएगा, ऊपर का पार्ट डार्क ब्राउन हो जाएगा, which indicates that कि भाई ऊपर के पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि इसको सनलाइट नहीं मिला। सो आफ्टर डीकलराइजिंग द लीफ टेस्ट इट विथ आयोडीन, कवर पार्ट ब्राउन रहेगा, इसमें स्टार्च नहीं रहेगा। यानी जिस पार्ट को आपने डार्क चार्ट पेपर से कवर किया वो फोटोसिंथेसिस नहीं शो कर रहा। तो दैट इज द 3 फैक्टर जहाँ पे आयोडीन की मदद से हमें पता चल रहा है कि स्टार्च ले रहा है प्लांट और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ग्लूकोज बनता है जो एंड प्रोडक्ट स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्च से हमें सारे तीनों कंफर्मेटरी टेस्ट मिले। इन 3 में से कोई एक आध एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आ सकता है बच्चा लोग। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब वाटर ड्रॉप्स को अपन ने देखा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या बनाया? ग्लूकोज। पर इसके अलावा इतना अपन ने पढ़ा था ना, प्लांट्स को और भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दैट इज एनपीके। पीके हो क्या वाला मियाँ? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए जिससे वो और ज्यादा मिनरल्स वगैरह और प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। और इसके अलावा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, ये सब कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए। ज्यादा अमाउंट में जो चाहिए वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिससे प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है राइजोबियम। सो इस तरीके से प्लांट में पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है।
अब बढ़ते हैं हमारी तरफ आगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है बेटा? ऐसा ऑर्गेनिज्म जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। हेट्रोट्रॉफिक के तीन टाइप्स है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट हो, यानी लिविंग सेल पे डिपेंडेंट हो। उसका बेस्ट एग्जांपल है कसकटा, उसको अमरवेल भी बोला जाता है। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या? जो डेड डिकेइंग चीजों पे ग्रो हो उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। और होलोजोइक मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में तोड़ के ग्रो करे उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म रिलाइंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जब फंगाई वगैरह है, ब्रेड मोल्ड्स वगैरह है, ईस्ट है, ये डेड डिकेइंग चीजों पे ग्रो करते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं बेटा? डेड डिकेइंग चीजों पे ग्रो होके इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म डेड सड़ी हुई चीजों पे ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड होते हैं उसे बोलते हैं पैरासाइट। और जो कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर को सिंपल में तोड़ते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक मतलब क्या? जो लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट हो। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या? जो डेड डिकेइंग चीजों पे ग्रो करे। और होलोजोइक मतलब क्या? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करे। सो पैरासिटिक का बेस्ट एग्जांपल है अमरबेल, कसकटा, लीचिस और टेपवर्म्स, जो लिविंग होस्ट पे डिपेंड होते हैं। और सेप्रोफाइटिक का बेस्ट एग्जांपल है फंगाई सच एज ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत दिन तक बारिशों के दिनों में अक्सर होता है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर लग गया तो ब्रेड ग्रीनिश ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। वो कुछ और नहीं, फंगस ग्रो हो जाता है। बोलते ना अपन, फंगस लग गया है, फंगस लग गया है। तो जो सड़ी हुई चीजों पे ग्रो करे वो फंगा है, और जो लिविंग उस पर डिपेंड करे वो है पैरासिटिक। और जो भी अपन कचर पचर खाते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं, वो सिंपल में टूट रहा है तो वो हो गया होलोजोइक। तो ह्यूमन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे? बताओ बताओ। होलोजोइक। हम जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें खा रहे हैं वो सिंपल में टूट रहा है, इसीलिए हमारा न्यूट्रिशन का मोड क्या है? होलोजोइक। अब आते हैं होलोजोइक में, दो है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा और पैरामीशियम भी, और ह्यूमन भी। तो न्यूट्रिशन में अमीबा में कैसे होता है बेटा? अमीबा क्या करता है? एक फॉल्स पीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब पीट, यानी एक नकली पैर जैसा स्ट्रक्चर बना के खाने को अंदर लेगा और डाइजेस्ट करके सरफेस पे रिलीज आउट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अमीबा क्या करता है बेटा? फूड लेता है सूडोपोडिया की मदद से। सो अमीबा कैप्चर्स फूड यूजिंग अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, जिसकी मदद से डाइजेशन होता है और ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक्सपेल्ड होते हैं। सेम। अब अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है? अमीबा भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पर अमीबा में वो स्यूडोपोडिया की मदद से खाने को अंदर ले रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब सेल के अंदर, साइटोसिस मतलब पूरा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये स्यूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि पैरामीशियम में ऐसा नहीं है। पैरामीशियम में फिक्स फूड स्पॉट होता है, जैसे हमारा माउथ है वैसे ही पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें फिक्स फूड स्पॉट है, जिसकी मदद से वो खाना एंट्रैप करता है और सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मदद से वो आगे मूव करता है। सो इन पैरामीशियम फूड इज टेकन इनटू स्पेसिफिक लोकेशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया और डायरेक्टली फूड सेल के अंदर जाता है। अब आगे बढ़ते बच्चा लोग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन
एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब व्हाट इज डाइजेशन? न्यूट्रिशन का दूसरा नाम डाइजेशन है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब अपन जो भी कचर पचर खा रहे वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंस में टूटता है, उसी को बोला जाता है डाइजेशन, जो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा। माउथ, जिसको बकल कैविटी भी बोला जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 4 जगह पूरा फूड घूमता है, घूमी घूमी करता है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल के रूप में यानी पॉटी के रूप में एनस के थ्रू रिमूव होता है। अब हमारा न्यूट्रिशन एक कैनाल से स्टार्ट होता है, फूड पाइप से, माउथ से एनस तक जो एक पूरी कैनाल जाती है, पूरा ट्रैक्ट है, उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। सो द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम माउथ टू द एनस, यानी माउथ से एनस तक जो पूरी ट्यूब जा रही उसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो ये पूरा माउथ से लेके बेटा यहाँ पे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस तक जो पूरा जाता है, और यहाँ स्टमक जे शेप ऑर्गन है, और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा कॉइल जो एनस के थ्रू रिमूव होता है, वो पूरा हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। डाइजेशन 4 में डिवाइडेड है। अगर एक फ्लो चार्ट के रूप में बताओ बेटा, तो डाइजेशन, माउथ, हर बार डाइजेशन से क्वेश्चन आता है बेटा। फिर फूड पाइप से कहाँ जाएगा? फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एसआई मतलब, और लार्ज इंटेस्टाइन एलआई। तो ये पूरा है और एनस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में 3 चीजें, टीथ, टंग, सलाइवा। टीथ खाने को ग्राइंड करता है, टंग खाने को टेस्ट देता है, बिटर, सॉर, स्वीट, और एक एक्टिविटी करते हैं अपन। आप लोग सब लोग सलाइवा निगल के देखो, निगल से पा रहे हो? टंग कहाँ टच हो रही है? ऊपर के दांत के पीछे, करेक्ट। अब 2 मिनट टीथ को दबा के रखो और टंग को नीचे पुश करके रखो, ऊपर टच मत होने। अब सलाइवा एब्सॉर्ब करने का ट्राई करो, थूक निकलने का ट्राई करो, निकल पा रहे हो? नहीं, निकला गया पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा। तो बेसिकली टंग क्या कर रहा है, जैसे अपन डिग्ल्यूट करते हैं तो टंग एक स्लाइड जैसा पाथवे करता है बेटा, जो स्लाइड बना के खाने को नीचे जाने देता है। तो बेसिकली टंग का काम है एक तो तेज देना, और तेज तेज बोलना वो नहीं, जुबान नहीं चलानी, डिग्लूटेशन करना। डिग्लूटेशन मतलब क्या? खाने को निगलने में मदद करना। टीथ का काम है दिखाना और खाने को चबाना, टंग का काम है डिग्लूटेशन करना, और सलाइवा खाने को मॉइस्ट करता है। और सलाइवा में पहली एंजाइम है बेटा जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च, जितना कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अब एंजाइम मतलब क्या? एंजाइम एक ऐसे केमिकल्स हैं जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं, सारी रिएक्शन को स्पीड करते हैं, ताकि जो भी अपन पचर पचर खा रहे हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। तो सबसे पहले एंजाइम है सलाइवा में जो कि है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अब यहां से खाना ईसोफेगस की मदद से स्टमक में जाएगा बेटा। अब ईसोफेगस में जब भी खाना आता है तो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कि भाई जब ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आता है, व्हिच ऑर्गन शोज rhythmic contraction and relaxation and what type of movement it is? It is peristaltic movement. So the inner lining of alimentary canal is soft, allowing food to pass smoothly, and this rhythmic contraction and relaxation is known as peristaltic movement या peristalsis. अब यहां से खाना कहाँ गया बेटा? स्टमक में। स्टमक में 3 चीजें, पेप्सिन, म्यूकस, एचसीएल। पेप्सिन भी एक एंजाइम है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस मतलब स्टमक की इनर वॉल पूरी
म्यूकस से बनी है। मतलब अगर ये स्टमक है तो इसकी पूरी इनर वॉल म्यूकस से बनी है। इसमें पेप्सिन एक एंजाइम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इनका फंक्शन क्या है? पेप्सिन इनिशियल प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखता है कि सारे बैक्टीरिया से डिशुम डिशुम कर सके, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और म्यूकस क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। So, from food, mouth, food travels down the esophagus and reaches to stomach. Stomach एक जे शेप ऑर्गन है जहां पे खाना उसके डाइजेस्टिव जूसेस से मिक्स होता है। So, स्टमक में 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं। ऑलरेडी अपन ने बताया पेप्सिन, म्यूकस, एचसीएल। सो ये म्यूकस है जो इनर वॉल की लाइनिंग के स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। पेप्सिन इनिशियल प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और म्यूकस ये जो इमेज दिख रही ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। पर कभी उसमें एसिडिटी की तकलीफ हो जाती है, इनो पी लो, तो इनो एक सोडा है बेटा। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें वो तिक्की डकार आना, एसिडिटी होना, ये सब कॉमन है। और ऐसे टाइम में स्प्राइट वगैरह नहीं पीनी है, वरना वो चीजों को और वर्स कर देगा, क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो जब भी एसिडिटी जैसा लगे तो या तो एंटी एसिड मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है वो लो, या तो इनो वगैरह पियो। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब स्पिंचर मसल स्टमक की मदद से खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पिंचर मसल ओपन होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। स्टमक तक क्लियर हुआ बेटा? माउथ में टीथ, टंग, सलाइवा। टीथ ने खाने को ग्राइंड किया, टंग ने खाने को टेस्ट दिया, सलाइवा ने खाने को मॉइस्ट किया। यहाँ से खाना गया फूड पाइप की मदद से स्टमक में। स्टमक में 3 चीजें, पेप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन ने इनिशियल प्रोटीन डाइजेस्ट किया, म्यूकस ने स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखा और बैक्टीरिया को मारा, और पेप्सिन को एक्टिवेट किया। यहां से खाना गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 बड़े ऑर्गन से सिक्रीशन मिलते हैं, एक है पैंक्रियास और एक है लिवर। लिवर क्या करेगा बेटा? बाइल जूस देगा, और ये बाइल जूस क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिससे 2 एंजाइम रिलीज होती है, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। ट्रिप्सिन इनिशियल प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, फाइनल प्रोटीन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, और लाइपेज पूरे फैट्स को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के पूरा अपन आउटलाइन भी ब्रीफ करेंगे बेटा। फिर लाइपेज पूरी तरीके से फैट को डाइजेस्ट करता है। स्टमक की मदद, स्टमक से स्पिंडर मसल खुल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग है, कॉइल्ड है, पर कॉइल्ड होने के कारण ये छोटा दिखता है और इसको स्मॉल बोलते हैं। पर स्मॉल लार्ज से बड़ा है, लार्ज कॉइल्ड नहीं है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये एनस है जहां से फूड रिमूव होगा, एनल पार्ट है, एंड पोर्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में छोटा है, हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। सेलुलोज क्या है बेटा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सेलुलोज ज्यादा होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अपन ने 8 में पढ़ा था ना रूमिनेशन, कि भाई जो गाय होती है वो 2 बार खाना चबाती है, पहले एक बार निकलती है फिर कर्ड बना के वापस लाती है, तो वो पूरा सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, जबकि ह्यूमन का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। कार्निवोरस का जबकि छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि मीट इजियर होता है डाइजेस्ट करने में। सो ये हमारा कॉइल स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी है, जहां कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। ऑलरेडी मैंने बताया बेटा लीवर बाइल जूस देता है, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करता है? छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, जिसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। और इसके अलावा बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम रखता है। अभी तक एसिडिक मीडियम था स्टमक में, अब थोड़ा सा बेसिक मीडियम रखने का काम बाइल जूस करता है। सो दिस प्रोसेस सिमिलर टू हाउ सोप ब्रेक्स डाउन ग्रीस और डर्ट, और एसिडिक फूड भी ब्रेक डाउन हो जाता है और स्टमक से आया हुआ फूड
बाइल जूस एल्कलाइन करता है। अब दूसरा जो ऑर्गन है वो है पैंक्रियास, जो देता है पैंक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और लाइपेज पूरा फैट। और इसके अलावा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में। यानी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। सो पैंक्रियास द पैंक्रियाटिक जूस जो ट्रिप्सिन लाइपेज देता है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा पूरा प्रोसेस खत्म होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे बोलते हैं विलाई, जो क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन, खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा देता है। अब यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है और वाटर जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू रिमूव होता है। सो बच्चा लोग टिल द टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया, तो भाई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज कैसे डाइजेस्ट की। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, ये जो पार्ट्स है उनको अपने को लेबल करना है। तो कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा कि ये पार्ट्स क्या लेबल्ड है। ये एग्जाम में आता है बेटा, लेबलिंग पार्ट या ड्राइंग पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल, इन तीन चीजों में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। सो ये क्या पार्ट्स है एक ओवरव्यू दे दे तो इसको माउथ बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोला जाता है। फिर यहाँ पे जो पाइप जा रही है वो इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है, लिवर है, बाइल डक्ट, पैंक्रियास, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो इस तरीके से हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है। नेक्स्ट क्लास का ये होमवर्क है कि ये वाली स्लाइड हमारी आप लोग लेबल करके रखो और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताओ। तो चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं हमारे अगले लाइफ प्रोसेस की यूनिट पे, जो कि है जी हाँ रेस्पिरेशन। टेकिंग डीप ब्रेथ, लेट्स स्टार्ट विद न्यू लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन एक सिंपल अगर बात करें तो रेस्पिरेशन मतलब क्या बेटा, लेम लैंग्वेज में बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि भाई हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। तो क्या हर जगह ये चीज होती है? जी नहीं। कुछ बैक्टीरियाज है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बैक्टीरियाज को बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। सो रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेदर यू आर एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेशन क्यों जरूरी बेटा? जब तक हमारे सेल्स या टिश्यूज को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक एनर्जी का ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी चीज है। तो रेस्पिरेशन भी तीन में डिवाइडेड है। यूनिसेलुलर तो सरफेस से रेस्पायर कर लिया, प्लांट्स में अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, उससे गार्ड सेल्स की मदद से उसने एक्सचेंज किया। अब रेस्पिरेशन से पहले क्या पढ़ना है अपने को भाई, जब भी रेस्पायर कर रहे हैं तो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है जो कि ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग? जी हाँ C6H12O6। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को अपन आज पढ़ेंगे कि ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो तीन सिनेरियो बनते हैं जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है बेटा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच respiration is the process by which molecules are oxidized with cells to release energy। एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा तभी तो सारे लाइफ प्रोसेस हो सकता है बेटा। सो किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6 इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप लोगों का और एक होमवर्क, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में से कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे रीजन के साथ।
ये बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. So, well, other carry out this process without the use of oxygen. तो मैंने ऑलरेडी बोला कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन 3 तरीके से होता है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो. तो अगर सिंपल भाषा में बोले तो रेस्पिरेशन में 2 तरीके से अपन उसको डिवाइड किया जा सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन. कि भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ तो एनएरोबिक. सो हर फॉर्म में बच्चा लोग रेस्पिरेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है, एरोबिक हुआ या तो एनएरोबिक हुआ, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में. ठीक है बेटा, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में. और ये कहाँ हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया या इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब इसी के बेसिस पे 3 सिनेरियो बनते बेटा. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के भाई जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन की कमी है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से एब्सेंट है. तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, और सब में एनर्जी रिलीज होगी. ये हो गया हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकलेगी. और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी. एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब एनारोबिक में 2 चीजें बेटा, ईस्ट करके एक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर फंगाई, जब वो एनारोबिकली रेस्पायर करता है तो क्या रिलीज करता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. भाई जब ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल बनाएगा, एक अल्कोहल प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत भाग के आते हैं, इसमें दिख रहा है क्रैम्प्स फील होता है मसल्स के अंदर. वो क्रैम्प्स क्या है कि भाई जब टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है. उसी को, वो भी कंडीशन को एनारोबिक कंडीशन ही बोला जाता है. ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ बेटा. तो एनारोबिक में 2 कंडीशन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जो नॉर्मली अभी हम रेस्पायर कर रहे हैं, तो वहां क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. सो इन ऑल फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन द इनिशियल स्टेप्स इन्वॉल्व अ 6 कार्बन ग्लूकोज. ग्लूकोज 6 कार्बन है, वो 3 कार्बन पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बेटा. और ये पूरी प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. पहला एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. इसमें क्या बनता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो 3 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट की यार रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. सो रेस्पिरेशन अपन को इतना क्लियर हुआ बेटा कि भाई 2 में डिवाइडेड, एरोबिक और एनारोबिक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. और कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे क्या बोलेंगे बेटा, पायरुवेट. करेक्ट. अब उसका ब्रेकडाउन अपन देखेंगे कि भाई 3 सिनेरियो है, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे. ग्लूकोज हुआ बेटा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6. वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटू, पायरुवेट में. ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है.
और ये कहाँ हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म। और यहाँ से फिर तीन सिनेरियो बनते हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा बेटा? लैक्टिक एसिड। और क्या रिलीज होगा? एनर्जी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इस तरीके से तीन में डिवाइडेड है कि भाई ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, ये साइटोप्लाज्म में हुआ। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में जो क्रैम्प फील होते हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चंस में आता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हुआ, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। होप सो इधर तक क्लियर हो बेटा। और यही जो करेंसी फॉर्म में काउंट होता है वो है एडीपी, यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जब एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इट इज कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? एडीपी। और जब एक पाई एनर्जी मिल जाती है तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब respiration in plants, already we discussed about respiration how occurs in plants। तो respiration plants में क्या है बेटा? लीव्स है, स्टोमेटा क्या कर रहा है? गार्ड सेल्स की मदद से ओपन अप हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। वही चीज है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इट occurs through stomata, here carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion। diffusion means हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे गई तो वो हो गया डिफ्यूजन। So the large intercellular spaces in the leaves, the cells in contact with air, photosynthesis doesn't occur। इस तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। टू रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। अब बच्चे जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है, वेल डेवलप्ड एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो कभी सोचा फिशेस कैसे ब्रीथ करते? बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड इट ब्रीथ थ्रू गिल्स। जी हाँ, तो फिशेस कैसे? जितने एक्वेटिक एनिमल्स है बेटा वो गिल्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? बाय एब्सॉर्बिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जितना पानी में जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है गिल्स की मदद से वो लोग रेस्पायर करते हैं। जो आईज आर ऑफन कवर्ड बाय बोनी फ्लैप कॉल्ड द ओपेरकुलम। और ये पार्ट जो ये बोनी पार्ट है इसको ओपेरकुलम भी बोला जाता है। यहाँ से ये लोग एक्सचेंज करते हैं गैसेस वगैरह, और गिल्स से जितना डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन है वो ये लोग इनटेक करते हैं, इसलिए लोगों का रेस्पिरेटरी रेट धीरे धीरे स्लो रहता है। नाउ कमिंग ऑन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, कि भाई वो लोग कैसे ब्रीथ करते हैं। सो एक्वेटिक अपन ने पढ़ा बेटा, अब अपन बात करते हैं टेरेस्ट्रियल के, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं, जिसमें ह्यूमंस आ गए, छोटे छोटे सारे ऑर्गेनिज्म आ गए। अब ह्यूमंस में तो बेटा लंग्स वेल डेवलप्ड है, अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या है कि वो ब्रीथ करते हैं? सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है। दिस ऑर्गेनिजम्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया with air, their surfaces are thin and delicate to allow efficient gas exchange, so they are located inside the body for protection। तो इनके पास इंटरनल स्पाइरकल्स होते हैं, अगर मैं दिखाऊं इधर छोटे छोटे सरफेस पे स्पाइरकल्स बने रहते हैं जिसकी मदद से ये लोग एक्सचेंज करते हैं। सो अभी अपन ने टेक होम लेसन क्या पढ़ा कि भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में
गिल्स मदद करते हैं प्लांट्स में, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स मदद करता है। with the help of diffusion। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में स्पाइरिकल्स की मदद से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इंसेक्ट्स वगैरह में स्पाइरिकल्स की मदद से होता है। अब कमिंग ऑन टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमें पता है हमारे दो नॉस्ट्रल्स हैं, इधर इसको नेजल पैसेज बोला जाता है, उसके पीछे आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, और फिर आता है लंग्स के तीन मेन चीजें, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली। अब ये पाथवे है क्या? बहुत सिंपल है बच्चा। नॉस्ट्रल से एयर एंटर हुई, दिस आर टू पेयर्स ऑफ नॉस्ट्रल, जहां से एयर एंटर हुई इस पैसेज में, नेजल पैसेज में। अब नेजल पैसेज में क्या है, दो छोटी चीज होंगी बेटा, एक तो छोटे छोटे फाइन हेयर्स और म्यूकस। म्यूकस क्या है, ऑलरेडी स्टमक में पड़ा था म्यूकस, ये वाला म्यूकस क्या है, एक स्टिकी लेयर है जो क्या करता है, डस्ट वगैरह को एंट्रैप करता है, अंदर जाने नहीं देता। तो पाथवे क्या हुआ बेटा, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है, दोनों विंड पाइप और ट्रैकिया को सेपरेट करने में मदद करता है। एयर वहां से लैरिंग्स में गई। सो एयर सबसे पहले नॉस्ट्रल से एंटर करती है, तो ये हमारे पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज जहाँ टाइनी हेयर्स वगैरह रहते हैं बेटा, यहाँ से फेरिंग्स, लैरिंग्स, और यहाँ पे बेटा ट्रैकिया हमारे जो है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना रहता है। ये हमारा ट्रैकिया है जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना रहता है। ये एग्जाम में एक मार्क्स में आता है तो भाई ट्रैकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से क्यों बना है, कि भाई कार्टिलेज की रिंग्स क्यों है, तो ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, एब्सेंस ऑफ एयर में ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वो पतले पतले स्मूथ कार्टिलेज बोन, कार्टिलेजिनस बोन से बना है। तो नॉस्ट्रल से एयर आया, नेजल पैसेज में गया बेटा, फेरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं जो वॉइस प्रोडक्शन में मदद करता है। नोजल पैसेज में टाइनी एयर म्यूकस ने डस्ट और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को पकड़ लिया, चिपका लिया, और वहां से ट्रैकिया के थ्रू एयर कहाँ जाएगी बेटा, ब्रोंकाई मतलब बड़ी ब्रांच, ब्रोंक्यूल्स मतलब ये छोटी ब्रांच, और इधर आगे छोटे छोटे ब्रांच होते हैं उसे बोलते हैं एल्वियोली, जहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है। और ये एल्वियोली ही एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। समझ आया बेटा? तो पूरा पाथवे क्या है, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली में पूरी तरीके से वो एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ क्लस्टर्स, बंच ऑफ ब्लड वेसल्स, उसी को एल्वियोलाई बोला जाता है। ये हमारा पाथवे बेटा, नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स। और लंग्स के नीचे बेटा यू शेप का एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। कि जब आप ब्रीथ करते हो, अभी नीचे सपोज ये यू है, जैसे ही मैंने प्रेशर दिया वो स्ट्रेट हो गया, तो डायफ्राम स्ट्रेच हो जाता है। और जैसे आप एक्सेल करते हो, अब इनहेल एक्सेल मतलब क्या बेटा, जब आप ब्रीथ कर रहे हो उसे बोलते हैं इनहेलेशन, और जब आप रिलीज आउट कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सेलेशन। तो ये यू शेप बैंड स्ट्रेच हुआ तो एक्सेल हुआ, और यू शेप बैंड ऐसे ही रहा तो इनहेल हो रहा है। तो डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है, और हमारा लंग्स पूरा किससे प्रोटेक्टेड है बेटा, एक केज है, उसे बोला जाता है रिब केज। और इन दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हार्ट का पोजीशन है। इनसाइड द लंग्स एयर छोटे छोटे पैसेज से जाती है ब्रांचेस में, जिसे बोलते हैं ब्रोंका। ये हमारा ब्रोंका है जो टर्मिनल ब्रांच है, और ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है वो हो गया बेटा ब्रोंक्यूल्स। और इधर जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बनेंगे वो हो गए एल्वियोली। ये जो टर्मिनल ब्रांचेस है वो ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ आएगा एल्वियोली, और जो मेन ब्रांच है वो है ब्रोंकाई। होप सो इधर तक क्लियर हुआ बेटा? अब जैसा कि मैंने डायाफ्राम के बारे में बताया था, तो ये जो यू लूप बन रहा है बेटा,
जो ये यू शेप का बैंड बन रहा है, यहाँ क्लस्टर्स के बाद पे जब इनहेल कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है, तो स्ट्रेट हो जाएगा, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो ये वापस डायफ्राम यू शेप में चला जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम है जो फ्लैटन हो जाता है ड्यूरिंग एक्सलेशन, और इनहेलेशन के टाइम पे वो फ्लैटन होता है, और एक्सलेशन के टाइम पे वापस वो यू शेप में चला आता है। सो ये हमारा पूरा बेटा रेस्पिरेटरी पाथवे है। ये साइनस वगैरह इतना डिटेल में नहीं रखना है। नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, ये हमारा फेरिंग्स, इसी के नीचे हमारा लैरिंग्स, वोकल फोल्ड जो है वो लैरिंग्स के फोल्ड्स है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से हमारा ट्रेकिया, ये हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, और नीचे डायाफ्राम। बस इतना मेन हमें जानना है। और लंग से दो सप्लाई आती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वो अपन ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। होप्स तो इधर तक क्लियर हुआ। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। सो टू सम अप इट, अपन ने क्या क्या पढ़ा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पढ़ा बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन पढ़ा, प्लांट्स का रेस्पिरेशन पढ़ा, ह्यूमन का रेस्पिरेशन का पूरा पाथवे पढ़ा। चले अगली और अगला हमारा लाइफ प्रोसेस है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड तो हर जगह अपन सुनते आ रहे कि भाई अपन इधर से बस में गए, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते जाने के लिए, पर ह्यूमन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी चीज को पहुंचाना एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलो या सर्कुलेशन बोलो। तो ये हमारा तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। तो मूविंग ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। so, हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के तीन चीजें, एक तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट ब्लड बनाता नहीं है बेटा, हार्ट ब्लड पंप करके देता है। ना तो हार्ट ब्लड बना रहा है, ना तो हार्ट ब्लड फिल्टर कर रहा है। हमारा ब्लड फिल्टर करता है हमारा लंग्स, लंग्स फिल्टर करके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कैरी करते हैं। हार्ट क्या करता है, बस पंप करता है ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करता है। एक सिंपल असम्पशन लगाओ, आपके घर में टैप से पानी आ रहा है, करेक्ट। उस टैप से पानी आने का कारण क्या है, ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक पे पानी कहाँ से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर से। और वो अंडरग्राउंड टैंक से पानी खींचने वाला कौन, आपका मोटर पंप। जी हाँ, हार्ट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन तक पंप करके ब्लड प्रोवाइड करने वाला कौन, हमारा हार्ट। और दिल ऐसा नहीं होता, दिल टूटता नहीं है, दिल आपका है, आपके पास ही रहता है, इधर उधर नहीं भटकता रहता। तो चलो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। सो ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। सारे एसेंशियल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। थ्री, ह्यूमन में तीन मेन चीज है, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या बेटा, ब्लड वेसल्स मतलब जो हमारे ब्लड को ले जाने वाले चैनल्स है या पतली ट्यूब्स है, उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो कि है आर्टरीज, वेन्स, और जहां ये दोनों नहीं पहुंच पाती वहां पहुंचती हमारी कैपिलरीज। ब्लड तीन चीजों से बना बेटा। ब्लड एक मैट्रिक्स में है जो है प्लाज्मा। ब्लड के अंदर तीन सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स, जो हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं। जो हीम मतलब एक आयरन कंपाउंड और ग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और तीसरा है प्लेटलेट, जो कि जब भी चोट लग जाती है तो वहां उस चोट को क्लॉट बना के खून रोकने में जो मदद करता है वो है प्लेटलेट। तो ब्लड में तीन तरह के सेल्स है, कौन से तीन बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। होप सो इधर तक समझ आया। अब ये ब्लड पूरा प्लाज्मा के अंदर एम्बेडेड होता है, और प्लाज्मा क्या करता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह का एक्सचेंज करता है। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में जाता है बेटा, हीमो
ग्लोबिन के फॉर्म में सबसे पहले सारे टिश्यू तक जाता है। ये एक मार्क्स में एमसीक्यू में आता है कि आरबीसी कैरीज ऑक्सीजनेट कैरीज ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड in the form of sorry in the form of hemoglobin। ठीक है, इधर तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है बच्चा लोग? अब आते हैं हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर पे। तो हमारा हार्ट जो है बेटा कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। अब हार्ट के ऊपर दो चैनल्स है बेटा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो अगर यहां से ब्लड की एंट्री हुई बेटा तो यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा जहां से ये एंटर हो रहा है, मतलब ये रूट से ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट में। सो अब हम अगर हार्ट के चार चेंबर होते बेटा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी अब कभी भी कंफ्यूजन हो कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लॉर्ड करके याद रख सकते हो बेटा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आता है वेना कावा के थ्रू, जो कि अभी प्योर फॉर्म में नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिक्स फॉर्म में है। राइट एट्रियम से जाएगा बेटा राइट वेंट्रिकल पे, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो ऑक्सीजनेट होने के लिए कहा जाएगा भाई, लंग्स में, कि भाई लंग्स भाई हमें ऑक्सीजनेटेड करके दे दो। पर लंग्स बोलते हैं ठीक है तुम्हारी मदद कर देते हैं, तो लंग्स इसको ऑक्सीजनेटेड कर देता है, और पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो इस तरीके से डबल बार ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा। होप्सो डबल सर्कुलेशन क्लियर हुआ बेटा? और एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी के टिश्यू पार्ट्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, और ये साइकिल चलता रहता है। ये डबल सर्कुलेशन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ब्लड से ऑक्सीजन लेती है, प्योरीफाई करती है, टिश्यूज को देती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस हार्ट में आता है। ये सर्कल साइकिल चलती रहती है। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड के बारे में बात कर ली बेटा, ब्लड वेसल, हार्ट के बारे में बात कर ली। अब ब्लड कहाँ कैसे जाता है, तो हम सबने देखा है कि जब हम ब्लड निकलवाने जाते हैं, जब भी हम टेस्ट करते हैं, कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो यहाँ से ब्लड निकाला जाता है। कॉमन है। तो ये जो ब्लूइश पार्ट दिखती है वो हमारे वेन्स है बेटा, और यहाँ अगर आप लोग हाथ मोड़ोगे और यहाँ फील करोगे तो आप लोगों को आपकी पल्स फील होगी, है ना? मूवीज वगैरह में देखते हैं ना कि पल्स रेट, वो पल्स क्या है, आपकी आर्टरीज है। लेम लैंग्वेज में नहीं बोलते वो नस काट लिया, नस, वो आर्टरी कट ली। आर्टरी कट जाती है तो ब्लड ज्यादा फ्लो हो जाता है, तो इंसान शॉक या डेथ में जा सकता है। तो डीप लेयर्स में आर्टरी होती है, ऊपर के लेयर में वेन्स होते हैं। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस बोर्ड्स में आता है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है क्योंकि वो हाई प्रेशर में ब्लड को लेके जाती है, वेन्स की वॉल थिन होती है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। एक्सेप्ट अभी अपन ने पढ़ा ना, पल्मोनरी आर्टरी ऑल ओवर द बॉडी एक एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, और पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन वगैरह ले जाता है। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज है, जो कि खाली मेमोराइज करने के लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट।
कमिंग ऑन टू आवर हार्ट, मैंने आप लोगों को समझा तो दिया, अब उसका पोजीशन देखते हैं। हार्ट हमारे मुट्ठी बराबर है बेटा, उसका साइज देखे तो मुट्ठी बराबर है, थोड़ा सा लेफ्ट अरेंज्ड है और 4 चेंबर में डिवाइडेड है। तो वही लिखा है बेटा कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर, राइट लेफ्ट एंड 2 लोअर चेंबर्स आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। सो ब्लड का फ्लो कैसे होता है? सो जब ब्लड ले रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट, और जब ब्लड रिलैक्स हो रहा है तो रिलैक्स। Oxygen rich blood from the lungs enters the left atrium, and from left atrium it enters into left ventricle and flow, or deoxygenated blood right atrium right ventricle से फ्लो होता है। उसी चीज को डिटेल में बताया है। और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व्स बनी रहती है बच्चा, कि वो बैक फ्लो ना करे, क्योंकि ब्लड बैक फ्लो ना करे इसीलिए बीच में क्या बनी रहती है? वाल्व्स बनी रहती है। So the separation between the right and left of the heart prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. और contrary part पे warm blooded animals और cold blooded animals, aquatic animals में single circulation होता है, 2 ही चेंबर होता है, और amphibians except crocodile सब में 3 चेंबर्स ही होता है। तो इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है और हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है। तो फिशेस हैव 2 चेंबर हार्ट ओनली। गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ और ये डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है। फिशेस में क्या होता है बेटा? गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, और यहाँ ट्वाइस ब्लड नहीं जा रहा, इसीलिए ये सिंगल सर्कुलेशन है, एक ही साइकिल में हो रहा है, और हमारी बॉडी में ट्वाइस जा रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? डबल सर्क्यूलेशन। होप सो इधर तक क्लियर हुआ बच्चा लोग कि कैसे हार्ट पंप कर रहा है, कैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, कैसे ह्यूमंस में हार्ट ने वर्क किया। ब्लड प्रेशर, अपन हमेशा सुनते आ रहे हैं ब्लड प्रेशर की तकलीफ घर में किसी यहाँ किसी को होगी बेटा, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा चाचा चाची XYZ। ब्लड प्रेशर क्या है? जब हमारी वेसल्स पे एक्सट्रीम प्रेशर लगता है, देखा है ना इधर पट्टा बांध कैसे मेजर करते हैं, तो उस डिवाइस को बोलते हैं स्पिग्मोमैमोमीटर। तो अभी के लेवल के लिए जरूरत नहीं है। तो हमारे ब्लड पे एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा लगता है, 2 फोर्स है बेटा, एक होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब एक प्रेशर लगता है, जिस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और एक है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसकी एक नॉर्मल रेंज है बेटा 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इसका यूनिट मर्क्यूरी में क्यों लिया? पुराने जमाने के अगर आप स्पिग्मोमैमोमीटर यानी बीपी मेजर करने का मशीन देखो, तो उसमें एक मर्क्यूरी का यूनिट रहता था जो फ्लक्चुएट करता रहता था, उससे ही ब्लड प्रेशर मेजर होता है। तो 2 तरह के प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो इसकी रेंज कितनी है बेटा? 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी फॉर सिस्टोलिक, एंड फॉर डायस्टोलिक इट इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यानी इस पर्सन का इस रेंज से ज्यादा, यानी इसको क्या है? ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी रीडिंग कितनी है? 140/88। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक था हमारा ब्लड वेसल्स, कि भाई आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जितना रेड पार्ट है। सो आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट टिश्यू, कि भाई आर्टरीज क्या कर रही है? हार्ट से सारे टिश्यू तक ब्लड लेके जा रहा है, और बिकॉज ब्लड लीव्स द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, आर्टरी की थिक इलास्टिक वॉल है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। और आर्टरीज की मल्टीपल छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं, उसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स, जो हर जगह सारे सेल्स तक ब्लड को ले जाते हैं। और कैसा ब्लड बेटा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अब आते हैं वेन्स। हार्ट से सारे ऑर्गन्स तक ब्लड ले जाने वाली आर्टरी वो ऑक्सीजनेटेड। अब सारे ऑर्गन से हार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड लाने वाले कौन है? वेन्स।
तो वो पतले होते हैं और वो हाई प्रेशर में नहीं होते और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. सो veins collect blood from various organ and return it to the heart for getting it oxygenated. और इनकी वॉल्स थिन होती है और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. आर्टरीज की थिक वॉल का रीजन क्या है? क्योंकि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहे तो हाई प्रेशर के कारण उनकी वॉल थिक होनी चाहिए. ठीक है. फिर तीसरा है कैपिलरीज. अब आर्टरीज और वेन से भी छोटी चीज है, वो है कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स जिसकी सेल थिक है. ये थिन वॉल एक्सचेंज करता है सारे सब्सटेंस को और कैपिलरीज वेन्स वगैरह के साथ मर्ज होती है और वो ज्यादातर जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोटे एरियाज में नहीं पहुंच पा रहा वहां कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहा है. सो टेक होम नोट बेटा, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा? 3 चीजें पढ़ी. ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स. ब्लड में 3 तरह के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स ने क्या किया? हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन पूरे टिश्यूज में पहुंचाया. व्हाइट ब्लड सेल्स ने क्या किया? इन्फेक्शन से बचाया. और प्लेटलेट्स ने क्या किया? जब भी ब्लड लॉस हुआ तो क्लॉट बना के रोका. क्लियर. नेक्स्ट है हार्ट. ऑलरेडी अपन ने पढ़ा 4 चेंबर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ऑक्सीजनेटेड हुआ राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से, ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑल ओवर द बॉडी थ्रू एओर्टा. और फिर ब्लड वेसल्स पढ़े, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. तो आगे बढ़ते हैं अपन. और ये था बेटा प्लेटलेट्स, जो मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि भाई जब खून निकलता है तो खून को रोकता कौन है? वो खून को रोकने वाला कोई और नहीं, प्लेटलेट्स ही है जो क्लॉट बनाता है. सो ब्लड लॉस जब भी ज्यादा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम पे, प्लेटलेट्स है जो इंजरी साइड पे फाइब्रिन एक प्रोटीन है जिसका क्लॉट बनाते हैं. प्रोटीन जो क्लॉट को स्ट्रेंथ देता है. इधर तक क्लियर है बच्चा. अब एक लास्ट है टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन का, जहां से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पे कि व्हाट इज लिम्फ एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड एक मैट्रिक्स पे बैठा है जो है प्लाज्मा. अब प्लाज्मा से कुछ फ्लूइड टिश्यूज के बीच में फ्लो कर जाते हैं. तो इस टिश्यू फ्लूइड, इस कलरलेस फ्लूइड को बोला जाता है लिम्फ. सो व्हाट इज लिम्फ? Lymph is a colorless fluid which is removed या which has created space from plasma. और प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल से जो निकल जाता है वो है लिम्फ. अब लिम्फ क्या है बेटा? प्लाज्मा की तरह ही है पर कलरलेस है, जिसमें प्लाज्मा से कम प्रोटीन है. प्लाज्मा में खूब प्रोटीन है सारे सेल से, इसमें प्रोटीन थोड़े से कम है. और इसके खुद की एक कैपिलरी सिस्टम है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी. सिंपल भाषा में बोलूं तो बचपन में अगर आप लोगों ने देखा होगा सर्दी खांसी हो जाती है तो ये सब सूज जाता है. यहाँ लिम्फ नोड्स है. लिम्फ भी हमें सारे इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सारे सेल्स को एक्टिवेट करता है. सो लिम्फ वेसल्स में जाता है और इवेंचुअली मेजर वेन्स में ड्रेन हो जाता है. लिम्फ डाइजेस्टेड फैट भी लेके जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन और एक्सेस फ्लूइड ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है. तो सिंपल भाषा में बोलूं तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो प्लाज्मा से एस्केप्ड है, उससे कम प्रोटीन है, इन्फेक्शन से बचाता है, डाइजेस्टेड फैट्स वगैरह कैरी करता है और इसकी खुद ड्रेन होने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक चैनल है. होप सो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हुआ बेटा. अब बढ़ते हैं प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ. प्लांट में अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि प्लांट में फूड ले जाने वाला टिश्यू है फ्लोएम और वाटर ले जाने वाला टिश्यू है जाइलम. जाइलम 4 चीजों से बना था, ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था, ये जरूरत नहीं है, खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ. ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब क्या करते बेटा? रूट से पानी को खींचते हैं ऊपर की तरफ विद द हेल्प ऑफ
ऑस्मोसिस। तो जब नीचे से पानी ऊपर की तरफ खिंचा रहा है, एक पुल एक्सर्ट हो रहा है बेटा, उस पुल को बोला जाता है ट्रांसपीरेशनल पुल। कि भाई जब ऑस्मोसिस की मदद से पानी पूरा अपन ले रहे हैं जाइलम सेल्स की मदद से, उसी को बोला जाता है ट्रांसपीरेशनल पुल। बेसिकली प्लांट में दो कंडक्टिंग टिश्यूज है, जाइलम ले जाता है वाटर, फ्लोएम ले जाता है फूड और मिनरल्स। Xylem carries water and minerals from the soil, whereas phloem distributes the food which is formed by the photosynthesis. और phloem में ऑलरेडी 5 सेल्स थे, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो इस तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब सिंपल एक एक्टिविटी है कि भाई कैसे ट्रांसपीरेशन क्या होता है और ट्रांसपीरेशनल पुल कैसे क्रिएट होता है। तो ट्रांसपीरेशन अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन मींस लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू स्टॉर्म एंड टार। और ट्रांसलोकेशन मतलब क्या बेटा, सारे मिनरल्स एक जगह से अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट मेनली थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स। इसको कैसे अपन ने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो दो आइडेंटिकल पॉट्स ली जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉइल को फिल किया। प्लांट द स्मॉल प्लांट इन वन पॉट एंड प्लेस अ स्टिक ऑफ द सेम हाइट इन द अदर। एक में पॉट में प्लांट किया और एक में स्टिक रखा है। कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट्स विद प्लास्टिक टू प्रिवेंट इवापोरेशन। अब दोनों के सॉइल को कवर कर दिया है ताकि इवापोरेशन ना हो पाए, एक्सेस ऑफ वाटर ना निकल पाए। अब enclose both setups in plastic bags and place them in bright sunlight for about 30 minutes. Water droplets appear on the inner side of plastic covering of the pot due to condensation of water vapor lost through the transpiration. No droplet form in the pot with the stick. तो सिंपल भाषा में क्या क्या बेटा, दो पॉट लिए, एक पे स्टिक रखा और उसको भी कवर कर दिया प्लास्टिक से, एक पे पौधे को रखा उसको भी कवर कर दिया प्लास्टिक से, आधे घंटे सनलाइट में रखा। आधे घंटे बाद क्या दिखा, जिस पॉट में स्टिक था उस पे तो प्लास्टिक पे कोई पानी की ड्रॉपलेट्स नहीं थी, पर जिस पौधे के ऊपर आपने प्लास्टिक रैप किया, सनलाइट में रखा, सॉइल को कवर कर दिया ताकि इवोपरेशन ना हो पाए, पर फिर भी प्लास्टिक पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो रहे हैं और पानी की जो बूंदे वो कहाँ रह जा रही है, प्लास्टिक बैग्स पे। यानी ये प्रूफ करता है कि प्लांट अपने आप को हाइड्रेट कैसे रखता है, ट्रांसपीरेशनल पुल एक्सर्ट करके वाटर हाइड्रेशन रखता है और एक्सेस ऑफ पानी को बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटे ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस से खाना बना तो सारे ब्रांचेस को जाएगा, सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को जाएगा। So movement of particles from one place to another is known as translocation. अब ट्रांसलोकेशन कौन करता है? फ्लोएम। तो अपन ने पढ़ा था फ्लोएम सीव ट्यूब से बना है। So ट्रांसलोकेशन अकर इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ नियर बाय कंपेनियन सेल्स, और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। अब ट्रांसलोकेशन में क्या चीजें एक्सचेंज होती है, तो सुक्रोज क्या करता है, एनर्जी देता है एटीपी के फॉर्म में और सारी चीजों का एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इन स्प्रिंग sugar stored in roots or stems are transported to growing buds that need energy for development। और ट्रांसलोकेशन प्लांट की नीड्स के हिसाब से होता है कि कब उसको कितना डेवलपमेंट होना है, उस तरीके से मिनरल को वो एक्सचेंज करता है। सो होप सो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो बेटा इन प्लांट्स। क्या पढ़ा अपन ने, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, दो तीन ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक से कि भाई जाइलम ले जाता है वाटर, फ्लोएम ले जाता है फूड, ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये बात हुई हमारा तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे लाइफ प्रोसेस की ओर दैट इज एक्सक्रीशन। अब एक्स मतलब रिमूवल, क्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ अनवांटेड या अनडिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लास्ट लाइफ प्रोसेस पे बच्चा लोग दैट इज एक्सक्रीशन। सो रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये वेस्ट कैसे रिमूव होता है और ह्यूमंस में कैसे रिमूव होता है बेटा, वो अपन देखेंगे। सो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जहां हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डिफ्यूजन की मदद से सरफेस पे ही रिलीज हो जाता है। मतलब यूनिसेलुलर में तो अपन ने पढ़ा बेटा, तो एक सिंगल सेल है, उसी के सरफेस पे जो भी हम अनवांटेड सब्सटेंस है वो अमीबा रिलीज कर देता है। अब बात करते हैं ह्यूमंस में, कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो ह्यूमन एक्सक्रीशन बेटा दो पैर ऑफ किडनी से बनी है। वो दोनों किडनी से पतली पतली ट्यूब्स आती है, इसे बोलते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर से आगे एक छोटा सा ब्लैडर बना रहता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। आपको अर्ज आता है ना, अर्ज मतलब सिग्नल कि भाई अब हमें वॉशरूम जाना है, तो वो क्यों आ रहा है, आपका ब्लैडर फुल हो जा रहा है। तो पेयर ऑफ किडनी, आईफोन खरीदने के लिए नहीं दिया, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर दोनों किडनी से, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां से ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिलीज आउट हो जाता है। तो वही चीज है बेटा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, टू यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा। और यहाँ एक ब्लैडर जैसा बना रहता है और यहाँ एक ओपनिंग है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। सो पेयर ऑफ किडनी, और इस किडनी के अंदर फिल्टर होता है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ये हो गया यूरेटर और ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहां से किडनी से यूरिन, किडनी में यूरिन फिल्टर, ब्लड फिल्टर होता है। जितना यूजफुल चीज है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है और जितनी हार्मफुल चीज है वो वापस यूरेटर की मदद से ब्लैडर में यूरिन बन जाता है और स्टोर होता है। में फिल्टर यूनिट है जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करने में मदद करता है। जितना ब्लड को फिल्टर करता है नेफ्रॉन करने में मदद करता है। किडनी में एक फिल्टर यूनिट है जिसे बोलते हैं, मिलियंस ऑफ छोटे छोटे ट्यूबुलर सिक्रीशंस है जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। अभी कैसे फिल्टर करता है उसके बारे में अपन देखेंगे बेटा। सो ईच किडनी कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड फिल्टरिंग यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। यहाँ छोटे छोटे सारे क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं बेटा जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन्स। क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होती है जिसे बोला जाता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के बिगिनिंग में होता है बेटा बोमेन्स कैप्सूल, जो सारे ब्लड वेसल से बना रहता है ग्लोमेरुलस। अब क्या है बेटा, नेफ्रॉन का जो सपोज ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन पूरा ट्यूब्यूल्स फॉर्म में बेटा, इसका मेन पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद के जितने ट्यूब्यूल्स है उसको बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। और ये जो ट्यूब्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब रीनल आर्टरी क्या करती है बेटा, जितना ब्लड है प्योर ब्लड वो वापस बॉडी को रीएब्सॉर्ब कर देगी और जितना अनवांटेड सब्सटेंस है वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन बना के यूरेटर में भेज देगा। सो ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है ब्लड को और बोमेन्स कैप्सूल कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को वापस ले जाने के लिए। जो मैंने आपको टिब्यूलर स्ट्रक्चर बताया बेटा कि कैसे टिब्यूल्स होते हैं, तो ये जो पतले पतले सारे कैपिलरीज है नेफ्रॉन के, सो ये टिब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रीनल टिब्यूल्स। सो किडनी के अंदर जो टिब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स है उसे बोला जाता है रीनल टिब्यूल्स, जहां पे कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है बेटा, रीनल आर्टरी सारा रीएब्सॉर्ब कर लेता है अच्छा ब्लड, और कलेक्टिंग डक्ट पे जितना अनवांटेड यूरिन जो फॉर्म हुआ नाइट्रोजनस सब्सटेंस जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वो ब्लैडर में जाके स्टोर होता है और यूरेथ्रा से रिलीज आउट होता है। क्लियर बच्चा लोग? As urine passes through the tubules, glucose, amino acids
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और सारा वाटर इनिशियली फिल्टर हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। एडल्ट में आपको पता है 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट यूज होता है पूरे दिन में, और 1 से 2 लीटर यूरिन फॉर्म होता है, एक्सक्रीट होता है। और रीएब्सॉर्प्शन के बाद जो भी अमोनिया और यूरिया है वो बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, और ये सब करने में जो मदद करता है वो है नेफ्रॉन। होप सो इधर से क्लियर हुआ बेटा, वे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स कैसे होता है। सो अब यूरिन जब फॉर्म हो गया बच्चा, तो क्या होगा, किडनी से यूरेटर में जाएगा और ब्लैडर में स्टोर होगा। किडनी से यूरेटर और ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा, और जैसे ब्लैडर में स्टोर होगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भाई ब्लैडर फुल हो गया है और यूरेथ्रा से यूरिन को रिलीज करना है, और ये आपके कंट्रोल में है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे से वाला सीवीक्यू वगैरह में आ सकता है कि व्हाट इज डायलिसिस। डायलेटिंग फ्लूइड की मदद से क्या किया जाता है बेटा, जो भी हार्मफुल ब्लड के सब्सटेंसेस है उसको रिमूव किया जाता है, और इस आर्टिफिशियल किडनी वाले मशीन को डायलिसिस, इस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। तो चलो एक बार रीड कर लेते क्या चीज है। सो किडनी फेलियर कॉजेज, अब किडनी खराब हो गई तो बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में जमा हो जाएंगे। सो आर्टिफिशियल किडनी जो हमारे बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं डायलिसिस। हमारी बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट जमा हो जाता है, वो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो आर्टिफिशियल मशीन मदद करते हैं वो है डाया, उस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। इसमें करते क्या है बेटा, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन न्यूमरस सेमी परमेबल ट्यूब्स जो कि एक डायलिसिंग फ्लूइड में डाला जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। ये बहुत इन डेप्थ बच्चा लोग इसके बारे में नहीं जाना है, बस डायलिसिस क्या टर्म है कि जब किडनी फेलियर हो जाता है तो ब्लड को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को डायलिसिस बोला जाता है। So, as the patient blood flows through the tubes, waste substance diffuse, और इस तरीके से डायलिसिंग फ्लूइड क्या करता है बेटा, सारा हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है, और जितना अच्छा ब्लड है उसको वापस रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है। सो व्हाट इज डायलिसिस इतना पता होना चाहिए, व्हेन द बोथ किडनीज आर अनएबल टू फंक्शन वेल, a medical treatment is provided, that is dialysis, which is also known as artificial kidney functioning. अब लास्ट हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो भाई अभी तक अपन ने पढ़ा कि भाई न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, अब पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या एक्सक्रीट करते होंगे, सोचा है? सोचो सोचो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो तो प्लांट क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और एक्सेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ट्रांसपीरेशन की मदद से प्लांट से रिलीज होता है। और इसके अलावा और भी थोड़ा थोड़ा प्लांट के टिश्यूज से रिलीज होती है, रेजिन्स, गम्स वगैरह। जो प्लांट की स्टेम वगैरह है उसमें कभी कभी देखा है ना, जब प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं तो पेड़ की जो छाल होती है उससे जो स्टिकी स्टिकी चीज निकलती है वो क्या है, गम्स और रेजिन्स, और यही चीजें प्लांट्स एक्सक्रीट करती है। गम्स और रेजिन्स रिलीज करते हैं, और प्लांट्स आल्सो रिलीज सम सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग सॉइल, सॉइल में भी कुछ ना कुछ चीजें एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या क्या पढ़ा, प्लांट्स रिलीज करते हैं resins, gums, oxygen through transpiration and some substance in the soil. So here ends are the chapter. Up to sum up with our chapter, oxygen to sum up बेटा, तो अपन ने लाइफ प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डे टू डे लाइफ में आपकी बॉडी में क्या हो रहा है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ रटना बायोलॉजी ज्ञान नहीं है। 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस अपन ने डिस्कस किए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा वेलकम है, जब भी आपके डाउट से, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरीज वो सॉल्व किया जाएगा। हम हमारा बेस्ट वे दे रहे बेटा कि आपको नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। हमारे इसके लाइव सेशंस भी होंगे बच्चा, जिसमें अपन पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो सॉल्व करेंगे। इजी वे में डायग्राम्स कैसे बनाए जा सकते हैं,
और सिर्फ बायो नहीं बेटा, हमारा प्राइम फोकस सारे सब्जेक्ट पे, ताकि आप अपने बोर्ड्स में एक्सीलेंस हासिल कर सको। और उसके पीछे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ एक प्यारा सा लाइक, बेल आइकन पे सब्सक्रिप्शन और ट्यून रहे अपडेट्स के लिए। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ते रहे, लाइफ प्रोसेस के 4 प्रोसेस को याद करते रहे, मगअप करते रहे। थैंक यू।